नमस्कार दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी अर्जुन की तरह कर्म योगियों का बहुत बहुत आभार। असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी विषय से इन दिनों कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप मंजिल की तरफ नहीं जा रहे हैं, मंजिल आपकी तरफ आ रही है। और मुझे विश्वास है कि हमारा कारवा एक दिन बहुत बड़ा होगा, अर्थात ज्योग्राफी का कारवा बहुत बड़ा होगा। और बस मेरा प्रयास यही है कि इस कार्य को बड़ा करने में मेरा हल्का सा सहयोग बना रहे। पिछली क्लास में प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस एनालिसिस में मैंने यूनिट फर्स्ट में आपको पूरा पूरा बताया था कि किस चैप्टर से आपको क्या चीज पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, और दो चीजें लास्ट में रह गई थी। आज की क्लास के अंदर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आजकल बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, चाहे नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, बच्चों ने इस पोर्शंस को कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए ये समस्या पैदा करता है। और ये समस्या केवल आपकी नहीं है, किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, ये सारे स्टूडेंटों की है। तो आज हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और पिछली क्लास लंबी होने के कारण फर्स्ट यूनिट की दो चीजें रह गई थी, उस पर भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि वो जो हमारा लास्ट का दो चैप्टर है, एक सिस्टम एनालिसिस का रह गया था और एक रेडिकलिज्म का रह गया था, उसको भी मैं संक्षिप्त में समझाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, लगे रहें। उम्मीद की किरण जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आपको वो सफलता तक जरूर लेकर के जाएगी। इसी विश्वास की तरह मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आपको डर करके नहीं बैठना है। कभी चिराग जैन ने अपनी वो दो लाइनें लिखी थी और काफी हिट हुई थी कि जिसे तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो, उसके ठीक एक कदम पे तेरी मंजिल का दरवाजा है। कभी कभार हम दो तीन बार प्रयास करते असफल हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, इसलिए मैं क्यों प्रयास करूं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये सब नेगेटिविटी के माहौल है। इसलिए जो भी बच्चे में नेगेटिविटी का माहौल आए तो आप कभी चिराग जैन की वो लाइनें याद रख लेना, क्योंकि जहां से आप थक करके हार करके बैठ रहे हो, उसके ठीक एक कदम पे तेरी मंजिल का दरवाजा है। एक कदम और चल ले यार, सफल हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम क्लास के अंदर हाजिर होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का रिसर्च का चैप्टर है, उस रिसर्च के चैप्टर में आज हम किस पर डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लें। तो रिसर्च के चैप्टर में आज हम कुछ मूलभूत बिंदुओं पर आपको डिस्कस करवाएंगे। रिसर्च के अंदर है क्या, देखो, रिसर्च मीनिंग, टाइप और सिग्निफिकेंस, तीन चीजें हैं। रिसर्च का अर्थ, रिसर्च के प्रकार और रिसर्च की विशेषता। अर्थ में कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, आपको दो तीन परिभाषाएं आपको देख लेनी है जो अच्छे अच्छे ऑथरों की है। कोई भी बुक के अंदर वो दो तीन परिभाषाएं सिंपली मिलेगी। टाइप, प्रकार के बारे में मैं डिस्कस करवाऊंगा, कौन से प्रकार आपको देखने हैं। सिग्निफिकेंस, विशेषता, 100% प्रश्न आता है रिसर्च की विशेषता कि निम्नलिखित में से शोध की सही विशेषता है या शोध है, और कौन सा शोध के संदर्भ में सही नहीं है। ये सब विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद रिसर्च अप्रोच, प्रकार के अंदर ही है एक प्रकार का डिडक्टिव और इंडक्टिव, आगमनात्मक और निगमनात्मक शोध। बड़ा विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में, क्या चीज आपको पढ़नी है। कंसेप्ट ऑफ क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव रिसर्च, गुणात्मक और मात्रात्मक रिसर्च। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या। बहुत ही अच्छा चैप्टर है शोध समस्या। और इसके अलावा आपको रिसर्च डिजाइन, अभिकल्प जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर। टाइप ऑफ डाटा, आंकड़ों के प्रकार। डाटा कलेक्शन, कलेक्शन किस तरीके से होता है। क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, प्रश्नोत्तरी और अनुसूची। इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स, इसमें शोध विधि तंत्र के बारे में बताया गया है, सारे शोध स्टेप के बारे में बताया गया है। बाइवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, द्विचर और बहुचर एनालिसिस, यानी द्विचर और बहुचर विश्लेषण। चर विश्लेषण आपको रिसर्च के अंदर एक चैप्टर मिलेगा, उसको देख लेना। सैंपलिंग फंडामेंटल्स, सैंपलिंग जिसको हम निदर्श या प्रतिचयन कहते हैं। इसके अलावा सैंपलिंग डिजाइन, अर्थात प्रतिचयन का डिजाइन करना, निर्माण करना। डाटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण करना। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग,
शोध के बारे में शोध लेखन और शोध संरचना का निर्माण, प्लागरिज्म जिसको शोध चोरी कहते हैं, और रिसर्च एथिक्स शोध नैतिकता, और चीटिंग ऑफ रेफरेंस यानी संदर्भ से संबंधित विशेषताएं, संदर्भ शैलियां जिसको कहते हैं। ये चीजें आप देखनी। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत टफ है, लेकिन टफ इसलिए है कि हमने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए बच्चे कहते हैं कि बहुत टफ है। यदि हम सेलेक्टिव मैटर रिसर्च में से पढ़ लें तो 15 प्रश्न आते हैं, 15 में से 10 प्रश्न हम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा सिलेबस रहेगा। अब थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको बता दूं, पिछली क्लास में क्लास लंबी होने के कारण दो चीजें रह गई थी। एक तो रह गया था रेडिकलिज्म को समझना। रेडिकलिज्म 1970 के आसपास कुछ विचारधाराएं आई थी। जब आप किताब में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें ज्योग्राफी के अंदर ऐसे ज्योग्राफर आ गए थे जो तात्कालीन समस्याओं के संदर्भ में अर्थात ह्यूमन प्रॉब्लम के संदर्भ में लिखने पर बल देते थे। मैं यहाँ कोई कंसेप्ट आपको नहीं बताने वाला हूं। आपको रेडिकलिज्म के अंदर क्या ध्यान रखना है, याद रखना, कई बार पूछा जाता है एंटीपोड पत्रिका का रिलेशन किससे है। एंटीपोड मैगजीन, एंटीपोड पत्रिका जो क्लार्क यूनिवर्सिटी से छपी थी और जो रेडिकलिज्म से रिलेटेड थी। तो एक तो एंटीपोड पत्रिका के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। एक रेडिकलिज्म का उदय क्यों हुआ, रेडिकलिज्म के उदय का कारण कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है 1960 के दशक के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो रेडिकलिज्म को पैदा करती है। कई बार पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कारण है या निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। 5 कारण मैंने दिए, और भी किताब के अंदर कारण मिलेंगे। इन 5 कारणों को आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना। एक तो नगरों के अंदर आग, इसके अलावा विद्यार्थियों में असंतोष, पेरिस कामगार आंदोलन, वियतनाम युद्ध और सांस्कृतिक सुधार। ये 5 ऐसे कारण थे जिसने रेडिकलिज्म को पैदा किया था। इन कारणों को डिटेल से पढ़ लेना। कौन से नगरों के आग की बात हो रही है, कहाँ विद्यार्थियों में असंतोष की बात हो रही है। इसके अलावा रेडिकलिज्म का यूएस के अंदर बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था। तो यूएसए के अंदर रेडिकलिज्म को जो पैदा करने के पीछे कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेदार थी, तो मूल रूप से यूएसए के अंदर 3 घटनाएं जिम्मेदार थी, मैंने नोट किया है। एक तो वियतनाम युद्ध, एक नागरिक अधिकार आंदोलन और एक नगरों की उपेक्षित बस्तियां। ये चीज आपको रेडिकलिज्म में से पढ़नी है। क्लियर हो गया। रेडिकलिज्म के बाद हम आगे बढ़ते हैं सिस्टम एनालिसिस। हालांकि थियोरी के अंदर काफी टफ मैटर माना जाता है सिस्टम एनालिसिस। मैंने आपको बिल्कुल सरल करके बताया कि सिस्टम एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है। किसी भी किताब के अंदर जहां आप सिस्टम एनालिसिस चैप्टर उठाओगे तो आपको 3-4 चीजें मिलेगी। एक तो जो प्रेस्टन जेम्स है उसकी एक डेफिनेशन है सिस्टम को लेकर के, तंत्र क्या है। कई बार परिभाषा दे करके सीधा कह दिया जाता है कि उक्त परिभाषा सिस्टम के संदर्भ में किसने दी, या जेम्स प्रेस्टन के अनुसार सिस्टम क्या है। इसके अलावा तंत्र के गुण क्या है, यानी एक सिस्टम के गुण क्या हो सकते हैं। तो 4-5 आपको गुण मिलेंगे, वो गुण आप नोट कर लेना। इसके अलावा सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, सिस्टम के अवयव क्या है। तो एक सिस्टम के 3 अवयव है, ध्यान रखना। एक तो घटकों का सेट, कड़ियों का सेट और कड़ी का वातावरण के साथ रिलेशन। कड़ी का वातावरण के साथ रिलेशन, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। कड़ी का वातावरण के साथ रिलेशन। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से विद्वानों ने सिस्टम विश्लेषण पर काम किया है, जैसे चॉर्ले, बेरी, लियोपोल्ड, बोल्डरबर्ग, केरी और लुट। और इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है। जैसे चोरले और बेरी, इनका नगरों के सिस्टम पर जो स्टडी है, इसके अलावा लियोपोल्ड का एनवायरनमेंट पे जो स्टडी है, ये सिस्टम को लेकर के और स्टडी की गई है। और एक इसमें आपको डिटेल से चैप्टर मिलेगा कि सिस्टम के अंदर जो घटक आपस में जुड़े हुए हैं उन घटकों की कुछ क्रियाएं होती है। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, 4-5 क्रियाएं दी हुई है, वो देख लेना। ये हो गया आपका सिस्टम एनालिसिस। अब हम सीधा आ जाते हैं रिसर्च पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी 15%, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंपॉर्टेंट वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि
सेलेक्टिव जो बच्चा होता है, जो सिलेक्शन लेना चाहता है, वो बच्चा हर चीज को बड़े आराम से पढ़ता है, बड़ी इत्मीनान के साथ उसको पूरा करता है। अतः जरूरी हो जाता है कि हम किसी चैप्टर को छोड़ तो सकते नहीं, तो छोड़ नहीं सकते तो रिचर्स जैसे चैप्टर को हम कहाँ से पढ़े और शॉर्ट में करके कैसे पढ़े। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको रिचर्स के संदर्भ में कौन सी बेसिक चीजें जिसको पढ़ना है। आपको शोध की विशेषताएं 100% पढ़नी है, और 1% तो हर एग्जाम में, आप पिछले दोनों एग्जामों का एनालिसिस कर लीजिए, 1% तो जरूर पड़ता है। जैसे वैज्ञानिकता, निश्चयात्मकता, तर्क, ये सब इसकी विशेषता है। इसके अलावा शोध के प्रकार, देखो प्रकार को अलग अलग आधारों पर डिवाइड किया गया है। शोध के कोई सीधे सिंपल प्रकार नहीं है, क्लासिफिकेशन के अलग अलग आधार है। जैसे परिणाम के आधार पर शोध कौन से हैं, तर्क के आधार पर शोध कौन से हैं, प्रक्रिया के आधार पर शोध कौन से हैं, जांच के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर शोध कौन से हैं। तो आपको यहाँ तर्क वाला और प्रक्रिया वाला ज्यादा ध्यान रखना है। तर्क के आधार पर दो तरीके का शोध है, आगमन और निगमन। डिडक्टिव और इंडक्टिव आपने पूर्व में पढ़ा होगा, अप्रोच में मैंने आपको बताया था, अभी मैं आगे इसका और भी बता दूंगा। तो तर्क के आधार पर इसको ज्यादा पढ़ना, और एक प्रोसेस के आधार पे, प्रोसेस प्रक्रिया के आधार पे मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव और गुणात्मक मतलब क्वालिटिव। तो ये तो हो गया, ये अलग अलग वर्गीकरण के आधार है कि भाई ऐसे पूछ ले कि प्रक्रिया के आधार पे कौन कौन से हैं, या पूछ ले तर्क के आधार पे कौन कौन से हैं। अब जो एक अप्रोच का आया था, रिचर्स अप्रोच सिलेबस के अंदर, और उसमें अप्रोच में दो चीजें लिखी हुई थी, मैंने उस समय बताई थी, डिडक्टिव, इंडक्टिव, और एक लिखा हुआ था क्वांटिटिव और क्वालिटिव। तो आगमन और निगमन की जो बात कर रहा है, इसको डिटेल से पढ़ना है, और डिटेल से आपको क्या देखनी, केवल विशेषता देखनी है। आगमन की विशेषता क्या है, निगमन की विशेषता क्या है। जहां तक मेरा मानना है इन्हीं में से प्रश्न आएगा, विशेषता में से ही आएगा। और क्वांटिटिव और क्वालिटिव में भी यही देखना है, मात्रात्मक और गुणात्मक की विशेषता, मात्रात्मक की क्या विशेषता है और गुणात्मक की क्या विशेषता है। उसके बाद अगला चैप्टर, अगला है अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान। आपने सिलेबस में मैंने एक चीज बताया था, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है पूरा पूरा। तो आपको अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान में सबसे पहले आपको कर्म का ध्यान रखना है। कर्म का क्या मतलब हुआ, एक शोधकर्ता जब रिसर्च करता है तो पूरा प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप करता है कि पहले स्टेप में ये काम करेगा, दूसरे स्टेप में ये काम करेगा, आगे ये करेगा। मैं ज्यादा लंबा न बता करके आपको बताता हूँ कि आपको कर्म का ध्यान रखना है, और टोटली जितने सारे जो मेजर कर्म है, मैं आपको आगे बताऊंगा मेजर कर्म कौन कौन से हैं। हालांकि ये यहाँ भी मैंने लिख दिया 8 कर्म है, ये मेजर 8 कर्म है, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। फिर इन कर्मों में भी उपकर्म दिए हुए हैं। जैसे पहला जो स्टेप है, इसको मैं स्टेप कर दूं, पहला स्टेप है समस्या का सूत्रीकरण। प्यारे विद्यार्थियों, जिसको ये कंसेप्ट किताब में समझ में नहीं आए ना, अब हमें तो सिलेक्शन लेना है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के अंदर किसी को पढ़ाना है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो ये रट लेना। मैं ये आपको सलाह देता हूँ, समझ में नहीं आए तो रट लेना, कोई बात नहीं। पहला है समस्या का सूत्रीकरण, दूसरा है अभिकल्प तैयार करना, तीसरा है प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना। ध्यान रखना हो, अभी तक प्रदत्त संग्रह नहीं हो रहा है। प्रदत्त का मतलब होता है डाटा, डाटा या आंकड़े। प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना। उसके बाद है नयादर्श, सैंपल, सैंपलिंग जिसको कहते हैं। फिर है प्रस्ताव लेखन। देखो शोध लेखन नहीं है हो, कई बार प्रस्ताव लेखन को हम रिपोर्ट लेखन पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट लेखन अलग है और प्रस्ताव लेखन अलग है। उसके बाद आएगा प्रदत्त या आंकड़ा एकत्रीकरण। देखो एकत्रीकरण यहां दिया हुआ है, यानी आंकड़ा इकट्ठा करने का प्रोसेस 6 नंबर पे है, जबकि तीसरे नंबर पे आंकड़ा संग्रह करने के उपकरण विकसित करना है कि किस तरीके से हम आंकड़ा इकट्ठा करेंगे। और उसके बाद प्रदत्त प्रसंस्करण और विश्लेषण, यानी आंकड़े आए हैं उसका एनालिट करना, अर्थात उसका एनालिसिस या विश्लेषण करना। और अंत में 8वां है रिपोर्ट लेकर। मेरा आपसे ये सुझाव है कि एक प्रश्न लगभग लगभग इसमें से कर्म का आ सकता है, और एक जो उप सोपान है उसके भी कर्म आपस के अंदर जुड़ जाते हैं। कभी कभार जैसे समस्या का सूत्रीकरण है,
इसके कुछ सोपान है और अभिकल्प के भी सोपान है। तो एक दो सोपान इसका दे दे, एक दो इसका दे दे और फिर आगे ये दे दे, इसका भी आपस में वो मिक्स कर देते हैं। तो शुद्ध जो कर्म है उसका भी आपको ध्यान रखना है और बाकी इसमें गहरा नहीं जाना है। भाई समस्या सूत्रीकरण तो इसने स्पेशल टॉपिक दिया, तो उसको तो गहरा पढ़ना है। जैसे ये प्रस्ताव लेखन है, आंकड़ा एकत्रीकरण है, इसको आपको ज्यादा गहरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ना है। तो ये हो गया रिसर्च सोपान। 100% कर्म के अंदर से प्रश्न की संभावना बनती है। उसके बाद है शोध समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। उसमें आया था ना कि डिजाइन रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है, उसको लेकर के एक सिलेबस में चैप्टर दिया था। तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम में क्या पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है परिभाषा क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं। देखो बड़े एग्जामों में कई बार ऐसा आता है कि एक डेफिनेशन या एक सिंपल ही चीज दी हुई है और हो सकता है कि वो रिसर्च प्रॉब्लम को परिभाषित करती है, उसमें दो तीन चीजें दे दी, जैसे एक शोध समस्या दे दी, एक शोध अभिकल्प दे दिया, एक आंकड़ा प्रोसेसिंग दे दी और एक शोध संरचना दे दी। और इनमें से ये किसको इंगित करता है या ये परिभाषा किसकी है। तो वहां हमें ये गहरा ध्यान होना चाहिए कि कौन सी परिभाषाएं क्या अर्थ दे रही है, शोध समस्या का अर्थ दे रही है, अभिकल्प का अर्थ दे रही है, रिपोर्ट राइटिंग का अर्थ दे रही है। तो ये जो मैंने पीछे आपको चीजें बताई थी ना, ये चीजें, इनको एक एक को बड़ा बारीकी से समझ लेना कि समस्या क्या है, अभिकल्प क्या है, बारीकी से समझ लेना। मतलब आपको इसका अर्थ आना चाहिए, ताकि कोई भी जैसे कोटेशन आ गया, कोई परिभाषा आ गई, तो अपने सामने ऐसा नहीं लगे कि यार ये समस्या है, अभिकल्प है। ये जैसे सैंपल क्या है, सीधी सी बात है। यदि सैंपल की कोई सैंपल अपन आगे थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे या आप किताब में पढ़ लेना। सैंपल का मतलब जब हम डाटा लेते हैं तो हमें 1000 डाटा है, 1000 में से 10 डाटा का चयन करना है। तो आप 1000 में से 10 डाटा कौन से लोगे। जैसे आपको किसी पंचायत समिति का सर्वे करना है महिलाओं का, कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी, आप हर महिला को तो वहां जाकर के पूछ नहीं सकते सामाजिक स्थिति के बिंदुओं के बारे में। तो आप कुछ सैंपल लोगे। जैसे आपने एक पंचायत समिति के अंदर 30 पंचायतें थी, तो 30 पंचायतों के अंदर आपने 5 पंचायतें सैंपल में ले ली, 5 पंचायत में हम महिलाओं का सर्वे करेंगे। फिर आप उन 5 पंचायतों में भी सारी महिलाओं को नहीं पूछ सकते, तो फिर आपने उस 5 पंचायतों के अंदर कास्ट वाइज डिवीजन कर दिया कि उस कास्ट से भी लेंगे, उस कास्ट से भी लेंगे। कास्ट में 4-5 महिलाओं को आपने कह दिया कि इस कास्ट से 5 लेंगे, इस कास्ट से 5 लेंगे, इस तरीके से कास्ट वाइज क्लासिफिकेशन कर लिया। लास्ट में जाकर के आपने 40 या 50 महिलाओं से उस पूरी पंचायत समिति का है वो महिलाओं की सामाजिक स्थिति उसको जान लिया। तो ये प्रोसेस सैंपलिंग कहलाती है। तो कई बार हम क्या होता है परिभाषा में उलझ जाते हैं कि ये सैंपलिंग की बात कर रहा है या फिर रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ आपको जिक्र कर रहा था ये कि भाई इसका डेफिनेशन आपको ध्यान होना जरूरी है। इसके अलावा शोध समस्या के स्रोत, अब देखो कई बार, हालांकि क्लास लंबी हो जाएगी थोड़ी, माफ करना, पिछली बार भी बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो एक बहुत लंबा कोर्स है, तो जब अपन एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा जो कोर्स है उसमें मैं केवल आपको ये बताऊं कि क्या क्या पढ़ना है। अब एक्सप्लेन करने के लिए इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन शोध समस्या के बारे में ये एक चीज बता दूं कि ये एक टेक्निकल शब्दावली है। प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम का मतलब कोई कठिनाई नहीं आई है। एक्चुअल में हम जो रिसर्च कर रहे हैं ना, जिस विषय को लेकर के, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसको रिसर्च के अंदर कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। भाई जैसे मैंने रिसर्च किया, अभी तक किया नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च किया कि जालोर जिले में महिलाओं का सामाजिक पिछड़ापन, ये मैंने रिसर्च कर लिया कि जालोर जिले में महिलाओं का सामाजिक पिछड़ापन। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में एक प्रॉब्लम थी। इस क्षेत्र की प्रॉब्लम इसलिए थी कि इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था तो प्रॉब्लम है एक प्रकार की, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी चल पड़ी रिसर्च प्रॉब्लम। तो एक्चुअल में विद्यार्थियों में ये कहना चाहता हूं कि रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है शोध का जो आपका सब्जेक्ट है वो रिसर्च प्रॉब्लम है।
अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सब्जेक्ट आप कहां से लाओगे। ये जालोर जिले में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पिछड़ापन, ये सब्जेक्ट आया कहां से। किसी पत्र पत्रिका के अंदर ये चीज हमने पढ़ी होगी, हिस्ट्री के अंदर ये चीज हमने पढ़ी होगी, ये सब स्रोत है। या किसी ने पूर्व में कोई रिसर्च किया और उससे रिलेटेड ये चीज छूट गई, तो ये भी एक प्रकार का स्रोत है। तो और आपको 7-8 स्रोत मिल जाएंगे, सीधा सीधा उसको उठाना है कि ये स्रोत है, बस उसको रट लेना है। फिर है समस्या के प्रकार, रिसर्च प्रॉब्लम के टाइप कितने हैं, रिसर्च प्रॉब्लम की विशेषता क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। रिसर्च प्रॉब्लम की विशेषता और रिसर्च प्रॉब्लम के सोपान, सोपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी किताब में पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से आपको सोपान मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें अब प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। हाँ, जो वेरिएबल आया था ना एनालिसिस में, जो मल्टी वेरिएबल, बहुचर विश्लेषण और द्विचर, तो चर विश्लेषण का भी एक चैप्टर है। वेरिएबल तथ्य को कहते हैं जिसकी सहायता से हम रिसर्च प्रॉब्लम का एनालिसिस करते हैं। तो जब आप चर पढ़ोगे, हर किताब के अंदर दिया हुआ है, बहुत लंबा चैप्टर है, चर पढ़ोगे तो चर में अर्थात वेरिएबल्स में आपको क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको चरों के प्रकार पढ़ने हैं। चर कितने प्रकार के होते हैं, एक तो ये, और प्रकारों में फिर डीप नहीं जाना है। उस प्रकार का क्या अर्थ बनेगा, वो चर कहां से एकता किया जाएगा, इतनी लंबी रामायण नहीं पढ़नी है। एक चरों का मापन, ये एक कंसेप्ट चलता है, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल, मेजरमेंट को जरूर पढ़ना। और मेजरमेंट में क्या पढ़ना है, स्टीवन ने 4 मेजरमेंट टाइप दिए हैं, 4 प्रकार दिए हैं। ये 4 प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। सांकेतिक, कर्म सूचक, अंतराल और अनुपात। हिंदी में प्यारे विद्यार्थियों नाम टप याद रखना, क्योंकि इसका वो कोई न कोई नाम चेंज कर देता है। आपको याद रखना स्टीवन ने जो 4 चर बात बताई है वो कौन कौन सी है। नॉमिनल, सांकेतिक का मतलब नॉमिनल, कर्म सूचक का ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, और चौथा है रेशियो, रेटियो या रेशियो कह सकते हैं आप। तो ये 4 चर है। किसने दिए, ये स्टीवन ने दिए। कौन कौन से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये हो गया स्टीवन के 4। इसके अलावा एक और स्केल चलती है, क्वांटिटिव जो अप्रोच होता है, क्वालिटिव अप्रोच, यानी जो गुणात्मक चर मापन किया जाता है। किसी व्यक्ति के गुण की विशेषता को मापना है, तो व्यक्ति के गुणों का मापन करने के लिए 3 मापनियां चलती है। 3 मापनियों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक लीकर्ट की मापनी, एक थ्रस्टन की मापनी और एक गुटमान की मापनी। गुटमान या गुटमान की मापनी कहीं नहीं है तो आप नेट पे इसको सर्च करके और याद कर लेना। सांकेतिक, कर्म सूचक, अंतराल, अनुपात और इसके अलावा लीकर्ट, थ्रस्टन और गुटमान मापनी। ये हो गया चर और रिसर्च प्रॉब्लम का। उसके बाद है डिजाइन। अभिकल्प में क्या पढ़ना है, परिभाषा और अर्थ आपको 100% पढ़ना है। विषय वस्तु, ये अभिकल्प डिजाइन की विषय वस्तु क्या है, कहां कहां से हम हाइपोथेसिस तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अभिकल्प के प्रकार, ये 3 चीजें आपको देखनी है, अर्थ, विषय वस्तु और प्रकार। उसके बाद डाटा, थोड़ा मैं इसका चेंज कर देता हूं क्योंकि आपको ये दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आंकड़ा, डाटा, डाटा प्रकार अच्छी तरीके से दिया हुआ है सिलेबस में, इसलिए मैं बता रहा हूं। डाटा प्रकार में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा, सब किताबों में मिल जाएंगे। परिभाषा याद रखना, प्राथमिक डाटा किसे कहते हैं और द्वितीयक डाटा किसे कहते हैं। फिर आपको स्रोत इसका अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। प्राथमिक डाटा के स्रोत क्या है, कहां से आते हैं, और द्वितीयक डाटा के स्रोत क्या है। और जब आप द्वितीयक डाटा पढ़ोगे, द्वितीयक डाटा के टाइप भी आएंगे, प्रकाशित और अप्रकाशित। इतना तो आप किताब में से, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया अभिकल्प।
उसके बाद अनुसूची और प्रश्नावली। यहां से अच्छा प्रश्न एक आध बनता है। अनुसूची और प्रश्नावली, शेड्यूल और क्वेश्चनोंदी। अनुसूची, आप अनुसूची का प्रकार याद रखना, कितने प्रकार की होती है, और अनुसूची की विषय वस्तु क्या है। प्रकार, विषय वस्तु, इधर भी प्रकार और विषय वस्तु। प्रश्नावली कितने प्रकार की है और प्रश्नावली की विषय वस्तु क्या है। और एक आपको चैप्टर याद रखना है, दोनों में अंतर, यानी प्रश्नावली में और विषय वस्तु में अंतर क्या है। अब अगला जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा द्विचर और बहुचर विश्लेषण। ये जो चर की बात कर रहा था ना मैं, जब आप चर को पढ़ोगे, ये तो आपको स्पष्ट अलग से दे दिए हैं, द्विचर और बहुचर विश्लेषण। इसमें आपको ज्यादा गहरा नहीं पढ़ना है। द्विचर कितने प्रकार के हैं, अर्थात द्विचर की विधियां कौन सी है और बहुचर की विधियां कौन सी है, ये प्रश्न, इनकी विधियों का प्रश्न पिछले एग्जाम के अंदर आया था। इसके बाद अगला जो अपना है वो सैंपलिंग का है। सैंपलिंग के बारे में मैंने पूर्व में आपको बताया था। सैंपलिंग या न्यादर्श कहते हैं जिसको, न्यादर्श चयन। तो सैंपलिंग में आपको पढ़ना है सैंपलिंग की विधियां और सैंपलिंग के गुण, दो चीजें पढ़नी है। जहां तक मेरा अपना सुझाव है, सैंपलिंग की विधियों में सारी चीज आ जाएंगी और विधि में से 100% प्रश्न बनने की संभावना है। विधियों के दो टाइप है, ये भी मैंने बता दिए, संभाव्य और असंभाव्य, यानी संभाव्य सैंपलिंग और असंभाव्य सैंपलिंग। याद रखना, संभाव्य के अंदर तीन चीजें, इसको डिटेल से पढ़ना। सरल यादृच्छिक, अब ये नाम हिंदी में आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो पॉसिबल सैंपलिंग है वो कौन सी है, प्रोबेबिलिटी वाली सैंपलिंग कौन सी है। तो प्रोबेबिलिटी वाली तीन सैंपलिंग है, सरल यादृच्छिक अर्थात सिंपल रैंडम कहते हैं जिसको, रैंडम शब्द याद रखना, रैंडम। ये आप जब उसमें पढ़ोगे अपने प्रैक्टिकल के अंदर, जो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण है, सूचकांक है, उससे रिलेटेड ही ये चैप्टर है। तो सरल यादृच्छिक के अंदर रैंडम आ गया, सरल यादृच्छिक जिसको सिंपल रैंडम कहते हैं। एक आता स्तरीकृत या वर्गीकृत जिसको स्ट्रैटिफाइड भी कहते हैं, और एक आता है समूह यादृच्छिक जिसको क्लस्टर कहते हैं। तो तीन नाम आपको याद रखने हैं पॉसिबली प्रोबेबिलिटी वाले सैंपलिंग में, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर्ड। हिंदी में रखें तो सरल यादृच्छिक, स्तरीकृत, वर्गीकृत और समूह। और असंभाव्य के अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी में आएगा कोटा, ये एक मापन की विधि है, आकस्मिक और स्नोबेल, ये तीन चीजें हैं, अर्थात तीन मेथड है। इसके अलावा सैंपलिंग के गुण, ऐसा पूछा जा सकता है, गुण का भी हो सकता है, या सैंपलिंग के आवश्यक तत्व ये भी पूछ ले, या सैंपलिंग का महत्व क्या है ये भी पूछ ले। निम्न में से कौन सैंपलिंग के संदर्भ में सही नहीं है, और उसमें तीन महत्व दे दे और एक उसके महत्व को इंगित नहीं करता है। उसके बाद अपना आएगा दो चीजें हैं, प्लागरिज्म और शोध नैतिकता। प्लागरिज्म को हिंदी में कहते हैं शोध चोरी, और शोध नैतिकता को कहते हैं रिसर्च एथिक्स। ये दोनों चीजें सिलेबस में दी हुई है। शोध चोरी मैं लंबा नहीं बताऊं, शॉर्ट में बताऊंगा कि जब अपन रिसर्च लिखते हैं तो किसी पुराने रिसर्च के मैटर को अपन हूबहू लिख देते हैं या उसके मैटर की चोरी करते हैं, उसको शोध चोरी कहते हैं। और शोध नैतिकता का मतलब है कि एक शोध के अंदर अच्छी बातें कौन कौन सी है। प्लागरिज्म शोध नैतिकता में नहीं आता है, नॉन प्लागरिज्म शोध नैतिकता है, तो वो भी एक अच्छा चैप्टर बनता है। तो शोध चोरी का अर्थ क्या है ये आपको ध्यान रखना है, चोरी के तरीके कौन कौन से हैं। जैसे उसमें तीन चीजें बता दे, तीन चीजें ऐसी आ जाए जो शोध चोरी को इंगित करती है, और एक चीज ऐसी आ जाए जो शोध चोरी को इंगित नहीं करती है। तो ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्लागरिज्म नहीं है, या ऐसा आ जाए कौन प्लागरिज्म है, जैसे तीन चीजें बाहर की दे दे और एक प्लागरिज्म की दे दे आदि। उसके बाद एक है शोध नैतिकता, एथिक्स, अर्थ याद रख लेना। इसके अलावा प्रतिभागी और शोधकर्ता के नैतिक मुद्दे। देखो, शोध नैतिकता के अंदर केवल शोधकर्ता के ही नैतिक मूल्य काम नहीं आते हैं, बल्कि जो प्रतिभागी होता है अर्थात जो शोध के आंकड़ों में अपना सहयोग करता है, उसके भी अपने एथिक्स है, उसके भी अपने नैतिक
मूल्य है, तो उनके नैतिक मूल्य क्या है, ये चीज भी कभी कभार पूछ ली जाती है। तो प्रतिभागी और शोधकर्ता दोनों के नैतिक मूल्य कौन से हैं, ऐसा प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन रिसर्चर के नैतिक मूल्य हैं या शोधकर्ता के नैतिक मूल्य हैं, कौन नैतिक मूल्य नहीं है। नैतिकता बनाए रखने के उपाय, देखो हम क्या ऐसे काम करें जिससे रिसर्च के अंदर इथिक्स बना रहे, अर्थात शोध नैतिकता बनी रहे। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि नैतिकता बने रहने के उपाय क्या है और शोध नैतिकता की विशेषता क्या है, यानी किस शोध को हम नैतिक शोध कहते हैं, अर्थात शोध के अंदर नैतिकता के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है, वो शोध नैतिकता कहलाती है। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी इथिक्स के अंदर। उसके बाद अंतिम जो चीटिंग ऑफ इसका था रेफरेंस का, संदर्भ शैलियां। कई बार आपने, हालांकि जो रिसर्च कर चुके बच्चे हैं उनको तो अच्छी तरीके से पता है, नेट जीआरएफ वालों को भी अच्छी तरीके से पता है। रिसर्च के अंदर जो भी मैटर हम जहाँ से लेते हैं उसका रेफरेंस देना पड़ता है। तो रेफरेंस लिखने के लिए स्टाइल्स होती है कि हमने ये चीज कहाँ से ली है, अर्थात किस बुक से ली है, बुक किस ऑथर की है, किस पब्लिकेशन की है, किस सन में ये रिलीज हुई, किसने इसको रिलीज किया, यूनिवर्सिटी ने या पब्लिकेशन ने, तो उसको लिखने का एक टाइप होता है, तो उस टाइप को कहते हैं संदर्भ शैली। तो संदर्भ शैली के अंदर आपको ध्यान रखना है संदर्भ शैली कितने प्रकार की है ये, और विशेष करके 3 संदर्भ शैलियां आज दुनिया में चलती है। 2 बहुत मोस्ट पॉपुलर चलती है, एक सिंपल ही चलती है। एक तो चलती है एपीए शैली, एक चलती है एमएलए शैली और एक चलती है शिकागो शैली। तीनों शैली ध्यान रखना। 2 के बारे में हालांकि शिकागो शैली का इतना चलन नहीं है, प्रचलन नहीं है। एपीए शैली और एमएलए शैली अच्छी खासी चलती है। एपीए की फुल फॉर्म ध्यान रखना, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और एमएलए शैली मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये दोनों की परिभाषा हो गई। देखो इसमें मूल रूप से हमें क्या ध्यान रखना है कि लेखक का नाम कहाँ लिखा जाएगा, इसके अलावा सन कहाँ लिखा जाएगा और पब्लिकेशन कहाँ लिखा जाएगा। कई बार प्रश्न दे दिया जाता है कि एमएलए शैली का एग्जाम्पल है और उसमें आपको 4 रिसर्च का जो रेफरेंस है उसका दे दिया होता है, 4 ऑप्शन, तो उसमें से हमें ढूंढना है कौन एमएलए शैली को इंडिकेट कर रहा है। हालांकि क्लास काफी लंबी हो रही, फिर भी मैंने आपको, क्योंकि ये मैटर मिलने, किताबों में मिलने बड़े मुश्किल है, तो मैंने आपके लिए ये मैटर भी अवेलेबल करवाया। थोड़ा सा अंतिम में मैं आपको ये बता दूं कि किस तरीके से एमएलए शैली के अंदर और किस तरीके से एपीए शैली के अंदर लिखा जाता है। तो अभी यहाँ मैंने एमएलए शैली का एक एग्जाम्पल दिया है। देखो एमएलए शैली में सबसे पहले लेखक का नाम आएगा, ध्यान रखना। लेखक के नाम के बाद आएगा शीर्षक, लेखक का नाम, लेखक के नाम के बाद आएगा शीर्षक, शीर्षक के बाद प्रकाशक स्थान आएगा, यानी किस जगह से प्रकाशक हो रही है, प्रकाशित हो रही है। उसके बाद प्रकाशन का नाम आएगा, प्रकाशक का नाम या किसी यूनिवर्सिटी या प्रेस ने किया है उसका नाम आएगा, और उसके बाद प्रकाशक वर्ष आएगा। याद रखना एमएलए शैली के अंदर प्रकाशक वर्ष सबसे लास्ट में आता है। बाकी के अंदर एमएलए और एपीए के अंदर बाकी में ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन एक चीज में सबसे बड़ा चेंजेस है और वो है प्रकाशक वर्ष में। तो एमएलए शैली के अंदर प्रकाशक वर्ष सबसे लास्ट में आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपके लिए ढूंढ करके लाया हूँ। एक बुक है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत का भूगोल है, जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है, जिसका जो पब्लिकेशन है उसका नाम है किताब मेल, और ये 1967 के अंदर प्रकाशित हुई थी, जिसका लेखक है तिवारी, तिवारी और गोपाल, ये 2 लेखक हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, लेखक का नाम पहले लिखा जाएगा तिवारी गोपाल, ये गोपाल तिवारी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना। तो लेखक का नाम पहले लिख दिया, गोपाल, तिवारी गोपाल। कई बार इस शैली के अंदर क्या होता है कि लेखक का अंतिम नाम पहले लिखा जाता है, पहले वाला नाम बाद में लिखा, जैसे जेपी शर्मा है तो शर्मा जेपी ऐसे लिखा जाता है। तिवारी या कोमा करके गोपाल, गोपाल के बाद डॉट है, जैसे ही लेखक का नाम पूरा हुआ उसके बाद डॉट है। भारत का भूगोल ये हो गया विषय वस्तु, ये शीर्षक, उसके बाद डॉट है, और उसके बाद प्रकाशक स्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद जब स्थान के बाद में 2 डॉट है,
ठीक है। उसके बाद हो गया किताब महल, ये पब्लिकेशन है, और उसके बाद आ गया वर्ष 1967। उसके बाद एपीएस शैली का देख लें। एपीएस शैली में लेखक का नाम आएगा सबसे पहले, और प्रकाशक वर्ष कोष्टक में आएगा। देखो वहां प्रकाशक वर्ष अंत में था, यहाँ बिल्कुल पहले आ गया, लेखक के नाम के साथ जुड़ गया कोष्टक में। उसके बाद शीर्षक और फिर यूनिवर्सिटी प्रेस वगैरह आएगा। जैसे आर ए शर्मा की कोई किताब है, देखो लेखक का नाम क्या है, आर ए शर्मा, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, शर्मा पहले, फिर कोमा, और फिर आर ए, और फिर कोष्टक में लिखा जाएगा 2009। वर्ष हमेशा कोष्टक में लिखा जाएगा, फिर डॉट, फिर प्रबंधन विज्ञान के मूल तत्व, ये इसकी हेडिंग है, या ये इसका विषय है, प्रबंधन विज्ञान के मूल तत्व किताब का नाम है, फिर डॉट करके चंडीगढ़, ये स्थान आ गया, और उसके बाद ये न्यू एज पब्लिकेशन हाउस, ये प्रेस का नाम है। तो ये बन गई आपकी एपीएस शैली। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रिसर्च का चैप्टर है। हालांकि अब इसके बाद कोई चीज नहीं है, रिसर्च का लगभग मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि सिलेबस को बहुत संक्षिप्त में क्या पढ़ना है यही आपको समझाना है। अगले चैप्टर में मैं जियोमॉर्फोलॉजी और उसके बारे में कुछ जो चीज़ें हैं वो लेकर के आऊँगा, और कुछ जो बच्चों की क्वेरीज थी, जैसे सर कार्टोग्राफी के बारे में और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में और स्टैटिक्स के बारे में, कहीं कोई मटेरियल बहुत कम मिलता है, तो हमारा बहुत जल्द प्रयास है कि हम इसके संदर्भ में आपके बीच में क्लासें प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। अगली क्लास हम फिर मिलेंगे।